तो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और सारी नेगेटिविटीज से बाहर निकलकर, सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर आप एकदम शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में लग चुके हैं, राइट? सो ये जो पार्टिकुलर वीडियो है, इन दिस वेरी वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू विद a detailed study plan for November 23 with a smart study plan for the November 23 examinations। ठीक है जी। तो मान के चलो कि तुमको अगर बोथ ग्रुप का एग्जामिनेशन देना है और नवंबर में तुम्हारा एग्जाम्स है, सो इन दैट वेरी सिचुएशन तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज कितना घंटा दिन का अवेलेबल है? 11 घंटा दिन का अवेलेबल है। इतना तो तुमको देना ही पड़ेगा, मतलब इन 11 आवर्स ए डे यू हैव टू गिव 10 to 12 आवर्स ए डे तुमको एवरेज में देना ही होगा अगर तुमको बोथ ग्रुप क्लियर करना है। अगर तुमको एक ग्रुप देना है तो 8 घंटे से काम चल जाएगा सर, लेकिन अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है तो आपको 11-12 घंटा देना ही होगा। यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है और आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये जो पार्टिकुलर वीडियो है मैं बोथ ग्रुप के हिसाब से बना रहा हूँ। एंड अगेन सिंगल ग्रुप की बात करें तो सिंगल ग्रुप के हिसाब से एक अलग से वीडियो अपन बना लेंगे बाद में। तो दिस वीडियो इज पार्टिकुलरली फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो सर, तो आपके पास दिन का जो टाइम अवेलेबिलिटी है, मान लीजिए 11 घंटे टाइम अवेलेबिलिटी है। अब हम लोग सी एस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बड़े ही समझदार स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने प्लानिंग का प्रिंसिपल पढ़ा है और अगर अपने को एग्जाम में सक्सेस अचीव करना है, अगर अपने को शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं, रैंक लाना है, तो अपने को प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। अपने पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी होगी और उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। द प्लानिंग इज गोइंग टू बी द की, राइट? द प्लानिंग यू डू एंड द एग्जीक्यूशन यू डू। तो प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी द की। तो सर प्लानिंग तो आप कर लेते हो, प्लानिंग में तो आप ठीक ठाक हो, बट सर हमारा एग्जीक्यूशन थोड़ा सा खराब है। तो भैया अपने को एग्जीक्यूशन में काम करना पड़ेगा, खाली प्लानिंग से भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 5 सब्जेक्ट्स लेकर चल रहा हूँ मैं, एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, कॉस्टिंग हो गया। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मैं 3 सब्जेक्ट्स लेके चल रहा हूँ, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इलेक्टिव हो गया। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल में अपने 5 पेपर्स हो गए एंड थ्योरी में अपना ऑडिट, लॉ एंड इलेक्टिव हो गया। इसके अंदर आपको एक चीज और करनी है कि आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। क्योंकि आपको जो मैं प्लानिंग बताऊंगा वो एक जनरल प्लानिंग होगा, बट हर एक स्टूडेंट का ना एक स्पेसिफिक वीकनेस होता है, हर एक स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होता है। उसके हिसाब से उसको अपने प्लान के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको अपने प्लानिंग के अंदर वेरिएशन करना होगा। तो एवरी स्टूडेंट हैज हिज ओन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड एवरी स्टूडेंट हैज हिज ओन स्पेसिफिक वीकनेस। अकॉर्डिंगली यू नीड टू वेरी योर प्लान। तो प्रैक्टिकल में सर अपने 5 पेपर्स हो गए, एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, डीटी हो गया, आईडीटी हो गया, कॉस्टिंग हो गया एंड थ्योरी में अपने ऑडिट हो गया सर, लॉ हो गया, इलेक्टिव हो गया। 3 सब्जेक्ट्स हो गए, तीनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं, तीनों अपना सब्जेक्ट्स हैं। अब जो अपना डेली शेड्यूल होने वाला है, व्हाट आई एडवाइज इज कि अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम देना है तो अपना जो डेली शेड्यूल होगा उसमें आप किस तरीके से रिसोर्सेज को प्लान कर सकते हो। सर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपको क्या करना चाहिए? वन थ्योरी टू प्रैक्टिकल, वन थ्योरी टू प्रैक्टिकल, वन थ्योरी टू प्रैक्टिकल, वन थ्योरी टू प्रैक्टिकल। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा आपका ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप सही कर देना। इट इज 1 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल। तो अपना जो डेली शेड्यूल है इसके अंदर एक थ्योरी होगा अपना और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। अब अपने को जो अपना स्टडी प्लानिंग है ना, वो इस तरीके से बनाना है सर कि सबसे पहले अपना जो शुरू का 2-2.5 महीना रहेगा, अपना जो शुरू का 2-2.5 महीना रहेगा उसमें डेली के 3 सब्जेक्ट्स अपने होंगे, एक थ्योरी रहेगा, 2 प्रैक्टिकल रहेगा। और जो आखिरी का समय रहेगा, जो आखिरी का 1-1.5 महीना रहेगा, तो इन दैट लास्ट 1.5 मंथ्स, इन दैट लास्ट 2 मंथ्स अपने को ना हर एक सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करना है कि अरे भाई इस सब्जेक्ट को मेरे को इतने दिन में रिवाइज करना है, इस सब्जेक्ट मेरे को इतने दिन में रिवाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट मेरे को इतने दिन में रिवाइज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट फेज होगा कि अपन इस तरीके से पढ़ेंगे फर्स्ट 2 मंथ्स कि हम लोग डेली बेसिस में 3-3 सब्जेक्ट को टाइम दे पाएं और उस तरीके से, उस लिहाज से हम लोग 2 महीने में अपना जो कोर्स है एक बार रिवाइज कर पाएं। उसके बाद अपना जो सेकंड प्लानिंग रहेगा वो क्या रहेगा सर कि अपने को 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम करके एक सब्जेक्ट में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन डिपेंडिंग अपॉन द नीड अपने को एक बार खत्म करना है। एंड इफ पॉसिबल अपने को एक लास्ट रिविजन राउंड और रखना होता है, जिस रिविजन राउंड के अंदर अपन ये मान के चलते हैं कि अपना एक्चुअल में जो एग्जाम है वो आ चुका है, और एकदम इस तरीके से प्लानिंग करके कि यार मान लो कि मैं एफआर का पेपर दे रहा हूं तो एफआर का एग्जाम जो है ना वो 2 दिन बाद है और 2 दिन बाद मेरे को एग्जाम देना है। एंड आपने बिल्कुल वो 2 दिन का टाइम अपने हाथ में रख के 2 दिन प्रिपेयर करके आपने एक एफआर का टेस्ट दे दिया 2 बजे। तो उस तरीके से वो एक थर्ड रिविजन प्लानिंग हो सकती है कि अगर आप कर सकते हो तो सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होने वाला है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए प्रायर प्लान ऑफ डेली टारगेट्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, 1 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, इनकॉर्पोरेट टेस्ट इन योर डेली शेड्यूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी से इस टेस्ट वाली चीज को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आगे चल के दिस टेस्ट इज समथिंग दैट कैन बी ए गेम चेंजर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत है, मगर रिजल्ट्स नहीं आते। सर टेस्ट देना शुरू कर दो, बार बार आपको बोल रहा हूँ टेस्ट देना शुरू कर दो। बचपन में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे क्योंकि आप लोग रेगुलर बेसिस में टेस्ट देते थे, लेकिन अब आपने टेस्ट देना बंद कर दिया है। क्या फायदा एग्जाम्स में अपियर करके, फिर बाद में सर्टिफाइड कॉपीज मंगा कर, अपनी कमियां निकाल कर, फिर बाद में अगले अटेम्प्ट में उन गलतियों को सही करके। इससे अच्छा यार मैं कहता हूँ कि जितना हो सके अभी टेस्ट देना चालू कर दो, और जितनी गलती करनी है अभी कर लो। मतलब जो गलती करना है अभी कर लो कि आगे एग्जाम में गलती करने का कोई गुंजाइश ही ना बचे। गिव 2 और 3 आवर्स एक्स्ट्रा इफ कोचिंग्स आर पेंडिंग। देखो भाई, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब आप बोर्ड ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, 10 घंटे 11 घंटे दिन का दे रहे हो, कि आपका कोचिंग ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है, बचा है तो एक आधा सब्जेक्ट बचा है जिसका फास्ट ट्रैक वगैरह ले रहे हो। बट अगर आपकी क्लासेस बाकी है, मान लो 2 या 3 सब्जेक्ट का सर कोचिंग भी पेंडिंग है, एंड इन दैट सिचुएशन यू आर प्लानिंग टू गिव बोथ द ग्रुप्स, देन इन दैट सिचुएशन यू मस्ट बी रेडी टू पुल योर शॉक्स। अब आपको भैया 2 या 3 घंटा एक्स्ट्रा देना होगा, उपाय नहीं है। 12 13 14 घंटा भी दिन में मेहनत करना होगा इफ यू वांट टू क्लियर बोथ ग्रुप्स। एंड अगर नहीं कर सकते तो भाई मैं तुमको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं तुमको झूठा एश्योरेंस नहीं दूंगा। बेटर आप एक ग्रुप में आ जाओ, आपको मेहनत तो करनी होगी सर। अब अपना टाइमिंग एलोकेशन क्या हो सकता है सर, कि एक थ्योरी 2 घंटे का, मतलब एक थ्योरी सब्जेक्ट मैंने पकड़ा 2 घंटे का, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैंने लिए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 4 घंटे दिए, यानी 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को मैंने 8 घंटे दिए, तो टोटल मिलाकर 10 घंटा। एंड इफ पॉसिबल 2 घंटा मुझे देना है टेस्ट एंड रिविजन के लिए। मतलब 1 थ्योरी सब्जेक्ट को 2 आवर्स एंड 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 4 4 घंटा करके 2 स्लॉट। ये तो हर बच्चे को देना ही देना है, हर बच्चे को देना ही देना है। और जो बच्चा रैंक वगैरह लाना चाहता है, जो बच्चा एकदम अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, आप 2 घंटे टेस्ट एंड रिवीजन के लिए जरूर दीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है। हाफ आवर रिकॉल बिफोर स्लीप इज मैंडेटरी। क्या मतलब हो गया सर? मतलब हो गया आपका डेली का जब शेड्यूल खत्म हो जाएगा, आप जब सोने जाओगे तो आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करो, सोचो आज मैंने क्या क्या किया था। मान लो आज मैंने ऑडिट किया था, एफआर किया था, एसएफएम किया था, तो यार आज ऑडिट में मैंने क्या क्या किया था, ओके दिस 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 दिस, एफआर में क्या क्या किया था, दिस 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 दिस, एसएफएम में क्या क्या किया था, दिस 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 दिस। इस तरीके से रिकॉलिंग एक्सरसाइज करो स्लिप से पहले। बिलीव में बहुत ज्यादा मैजिक की तरह काम करता है ये, बहुत ज्यादा मैजिक की तरह ये वर्क करता है, मतलब एकदम मैजिकल रहने वाला है आपके लिए। आप यूज करना स्टार्ट करो, आज से यूज करना स्टार्ट करो, अभी से यूज करना स्टार्ट करो, आप खुद बोलोगे सर दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है। और ये भी सजेस्ट करूंगा कि यार सबसे पहले जो मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट होता है ना, वो 2 घंटा अपने थ्योरी को देना, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अपने बचे हुए स्लॉट्स में देना। और आधे घंटे पहले क्या करना है सर, आपको रिकॉलिंग एक्सरसाइज फॉलो करनी है, स्पेशली फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। एंड 2 घंटा टेस्ट एंड रिविजन में देने हैं, अगर आपको रैंक्स लाने हैं, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट क्लियर करना है। उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट राउंड, जब आप फर्स्ट राउंड रिवीजन का देते हो तो आपका जो सेट बन गया, एक थ्योरी 2 प्रैक्टिकल का बन गया, तो मान लो आपने एफआर और एसएफएम उठा लिया उस सेट के अंदर, या मे भी आपने मिक्स कर लिया, दैट इज ऑल्सो ए गुड अप्रोच, कि एफआर एंड आईडीटी उठा लिया, एफआर एंड आईडीटी उठा लिया, मतलब एक लेंथी एफआर एंड एक आईडीटी, कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा। अभी मैंने एफआर एंड एसएफएम बोला है कि यार थोड़ा चैलेंजिंग शेड्यूल लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल जो ले रहे हैं, फर्स्ट सेट जो लेते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग लेते हैं, मजा आएगा, है ना। तो एफआर एसएफएम लिया, साथ में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लिया, ऑडिट लिया। तो डेली बेसिस में 2 घंटा मुझे ऑडिट को देना है, डेली बेसिस में 4 घंटा एफआर को देना है, डेली बेसिस में 4 घंटा एसएफएम को देना है, और 2 घंटा मेरे पास रिवीजन टेस्ट का टाइमिंग है इफ पॉसिबल, वरना 10 घंटे तो देने ही देने हैं। तो एक महीने में मेरा ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एक महीने में मेरा 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। डेली बेसिस में ऑडिट को 2 घंटे आप दे रहे हो, 60 आवर्स इन अ मंथ, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। एक रिवीजन हो जाना चाहिए। एफआर एसएफएम के लिए अगेन आप 4 आवर्स करके दे रहे हो, तो 120 आवर्स पर सब्जेक्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट। अगर आपको ये टाइम भी कम लग रहा है भाई, तो सीए के अंदर, सीए फाइनल्स के अंदर तुमको टाइम कभी सफिशिएंट नहीं लगेगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, रिविजन्स करने होंगे, तुमको प्रायर प्लानिंग करनी होगी। डेली बेसिस में एफआर में क्या क्या करने वाला हूँ, डेली बेसिस में एसएफएम में क्या क्या करने वाला हूँ, कितने सम्स करने वाला हूँ, कितना सम्स ऑडिट करने वाला हूँ, कितना सम्स लिख के करने वाला हूँ, ऑडिट में कब क्या करूंगा, किस टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए, तुमको पहले से प्रॉपर बेसिस में प्लानिंग करनी होगी। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकोगे, आराम से एक महीने में ये 3 सब्जेक्ट को निपटा सकोगे। उसके बाद अनदर सेट विल कम। अब दूसरा थ्योरी, अब मान लो आपने लॉ ले लिया एंड 2 प्रैक्टिकल टीटी एंड कॉस्ट ले लिया, ठीक है, एंड एक महीने को अपने को इसको खत्म करना है।
तो 2 महीने में अपना कितना सब्जेक्ट हो गया सर? 5 सब्जेक्ट हो गया। 2 महीने में अपना 5 सब्जेक्ट हो गया, अज्यूमिंग की कोचिंग्स आपका कंप्लीट हो चुका है। कोचिंग्स वगैरह का थोड़ा सा पेंडिंग है सर, तो 10-15 दिन इसमें और लग जाएगा। आपको 2-3 घंटा भी और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और आपको 10-15 दिन थोड़ा सा और लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आई बिलीव आपने अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली थोड़ा सा 10-15 दिन पहले स्टार्ट कर दिया टाइम से। फिर जो थर्ड सेट होगा फाइनली, उसके अंदर हम क्या कर लेंगे सर? वो 10 दिन का लेंगे। अब एक एक महीने का नहीं लेंगे, अब 10 दिन का लेंगे। इसके अंदर हम इलेक्टिव को उठा लेंगे, और एक प्रैक्टिकल क्या बचा था, आईडीटी, जो कंपैरेटिवली शॉर्ट है, उसको उठा लेंगे। तो इलेक्टिव को 4 घंटे करके दे देंगे, और प्रैक्टिकल आईडीटी को 8 घंटे करके दे देंगे, ठीक है ना। 4 आवर्स करके इलेक्टिव को दे देंगे, और आईडीटी को 8 आवर्स करके दे देंगे। एंड 10 डेज का सेट रखेंगे कि अपना इसके अंदर क्या हो जाए सर, थर्ड सेट कंप्लीट हो जाए, एक बार पूरा का पूरा अपना रिविजन हो जाए। तो ये हो गया। लगभग अपने को 2 महीना 10 दिन लगा, 2 महीना 15 दिन मान लेता हूं मैं, और एक बार अपना सारा का सारा सब्जेक्ट क्या हो गया सर, रिवाइज हो गया। एक बार अपना सारा का सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। अब आपको देखना है कि एग्जाम के लिए आपका कितना टाइम बचा है, हाउ मैनी डेज आर रिमेनिंग फॉर एग्जाम्स। एज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि भाई आपका ये जो पूरा हो गया, उसके बाद एग्जाम के लिए 50 डेज बचा है, 50 दिन बचा है पूरा पूरी एग्जाम के लिए। तो अब आपको क्या करना है सर, आपको एट ए स्लॉट एक सब्जेक्ट को उठाना, रिवाइज करना है, एक स्लॉट के हिसाब से सब्जेक्ट को उठाना, रिवाइज करना है। अब अकॉर्डिंगली आपने क्या कर दिया सर, टाइम एलोकेट कर दिया। मान लो एफआर को 6 डेज, एसएफएम को 6 डेज, ऑडिट को 4 डेज, लॉ को 4 डेज। अकॉर्डिंगली आपने टाइम एलोकेट कर दिया। मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप को आपने 20 दिन दे दिए, ठीक है जी। अगर कोई एग्जाम्शन वगैरह है पहले से, तो आपने किसी एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा दे दिया। देन डीटी, आईडीटी, कॉस्ट, इलेक्टिव। तो डीटी को मान लो 7 डेज दे दिया, आईडीटी को 6 डेज दे दिया, कॉस्ट को 6 डेज दे दिया, इलेक्टिव को 3 डेज दे दिया। एक चीज और कर सकते हो सर, एक चीज और कर सकते हो, आप चाहो तो व्हाट यू कैन डू इज, इस थर्ड सेट के अंदर आपने जो इलेक्टिव को लिया था ना, तो इस थर्ड सेट में इलेक्टिव को नहीं लेके आप पूरा का पूरा आईडीटी भी ले सकते हो, पूरा का पूरा आईडीटी भी ले सकते हो, एंड 10 डेज पूरा का पूरा आईडीटी को भी दे सकते हो, अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ ऑडिट एंड लॉ। तो पूरा हमने आईडीटी को दे दिया अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ ऑडिट एंड लॉ, और यहाँ इलेक्टिव के लिए जो अपन ने 3 डेज दिया है ना, इसको हमने 6 डेज कर दिया। यहाँ हमने 3 दिन भरा दिया, क्योंकि इलेक्टिव का आप एक बार भी अगर 6 दिन दे दोगे, तो इलेक्टिव आपका अच्छे से हो जाएगा। आप क्लास वगैरह भी लेते हो, तो क्लास वगैरह में भी 50-60 घंटे में तो जैसे लॉ अपन ने कंप्लीट कराया हुआ है पूरा का पूरा, तो एक बार ढंग से देख लो, रिवाइज कर लो, तो हो जाता है। तो एक हफ्ते का एक स्लॉट इलेक्टिव का आप दे दोगे, ढंग से कर लोगे, तो उसमें भी मैनेज हो जाएगा इलेक्टिव। ओपन बुक का एडवांटेज है वहां पे, ठीक है। तो दिस ऑल्सो यू कैन डू, कि ऊपर से आपने इलेक्टिव का स्लॉट हटा दिया, वहां आपने कुछ और डाल दिया, एंड यहाँ 3 डेज की जगह आपने 7 डेज डाल दिया। बट दैट इज मोर एडवाइजेबल, क्योंकि उसमें आपका इलेक्टिव भी 2 बार रिवाइज हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है सर, आपको इफ पॉसिबल प्लान है 2 डेज सब्जेक्ट प्रिपरेशन। तो इसके बाद सर अगर टाइम बचता है 10-15 दिन का, तो 2-2 दिन का प्लानिंग कर लो, कि 2 दिन बाद एफआर का एग्जाम देना है, 2 दिन बाद ऑडिट का, 2 दिन बाद लॉ का, 2 दिन बाद डीटी का। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देने हैं, और फिर मेरे को क्या करना है, एक एक टेस्ट देना है 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप क्या कर लीजिए सर, प्लानिंग कर लीजिए। अगर ज्यादा टाइम नहीं बचा, एक हफ्ता बचा है, 8 दिन बचा है, तो जो तुमको टेक्निकल सब्जेक्ट लग रहा है, उनका 2-2 डेज का रिविजन प्लान बना लो। तो इस तरीके से आप काम कर लीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा सर, जो आपने एफआर को 6 दिन दिया था, एसएफएम को 6 दिन दिया था, ऑडिट को 4 दिन दिया था, या जो भी आपने डेज एलोकेट किया था, ये इन सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर ना आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है, रिविजन्स पे काम नहीं दिया किया है, आपने टेस्ट पे भी फोकस किया है। आपने रेगुलर बेसिस में टेस्ट वगैरह दिए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है, 100 मार्क टेस्ट दिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और रिलायबल टेस्ट सीरीज के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है अपना mentor.com, उससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता सीए फाइनल्स के अंदर, जहां पे वी ऑफर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। अब देखना सर, यहाँ पे ना कुछ कॉमन टिप्स टू रिमेंबर वाइल योर प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ कॉमन चीजें जो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, स्मूथ होगा, इफेक्टिव होगा। डोंट फॉलो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग टेक्निक। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग टेक्निक अपने को कभी फॉलो नहीं करना सर। देर आर मैनी टेक्निक्स जहां आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होती, आप अननेसेसरली ज्यादा टाइम दे देते हो, एंड देर आर मैनी टेक्निक्स जहां आपको टाइम देने की जरूरत होती है, आप कम टाइम देते हो, एंड जिसकी वजह से कुछ एरियाज छूट भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑडिट करना स्टार्ट करो, तो यार सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो बचपन से इतना पढ़ लिया उस कॉन्सेप्ट को कि दिमाग में रग रग में बसा हुआ है, सिर्फ रिकॉलिंग टेक्निक यूज करो। अपॉइंटमेंट किसने किया था, क्या था, कितने डेज में, मेरे को याद आ रहा है, आगे भरो। रिमूवल में क्या था, क्या था, क्या था, याद आ रहा है, आगे भरो। अच्छा, डेज में कंफ्यूजन है, डेज वाला पार्ट देख लेता हूँ। अच्छा, लिमिट में कंफ्यूजन है, लिमिट वाला पार्ट देख लेता हूँ। इसी तरीके से स्टैंडर्ड्स में भी, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रीडिंग एवरेज स्टैंडर्ड वर्ड बाय वर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर, अच्छा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव याद आ रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशन याद आ रहा है, ये फलाना याद आ रहा है, अच्छा ये टॉपिक याद नहीं आ रहा, इसको अच्छे से देख लेता हूँ। तो रिकॉल एक्सरसाइज यूज करो, रिकॉल टेक्निक यूज करो, जितना हो सके अपने ब्रेन को जोर डालो, रिकॉल करने की कोशिश करो। रिकॉल जहां पे कर पा रहे हो उसको फटाफट रीड करो, रिकॉल जहां पे रीड नहीं कर पा रहे हो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाओ।
इम्फेसाइज ऑन कीवर्ड्स, क्योंकि आपको कभी भी आप एक एक वर्ड रट नहीं पाओगे, एक एक शब्द रट नहीं पाओगे, एग्जैक्ट लैंग्वेज रट नहीं पाओगे, बट यस कीवर्ड्स अगर आप याद कर लेते हो तो आप उन कीवर्ड्स को आंसर में यूज कर सकते हो एंड अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बना सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें साथ साथ। अगर आप क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपका पूरा रिवीजन वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगली बार जब आप रिवाइज करोगे आपके पास सारा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं रहेगा। तो मार्क क्वेश्चंस वाइल रिवाइजिंग, नॉट ओनली मार्क क्वेश्चंस। उनके अंदर मान लो 15 एडजस्टमेंट का कोई सवाल है, अब उन 15 में से 2 ही एडजस्टमेंट है जिसमें तुमको तकलीफ आया था, तो सिर्फ उन 2 एडजस्टमेंट को तुम मार्क कर लो कि ये 2 एडजस्टमेंट क्या था, कि अगली बार मैं रिवाइज करूंगा तो मेरे को खाली उन 2 एडजस्टमेंट को देखना है, उन ट्रिकी एडजस्टमेंट को देखना है। गिव मल्टीपल टेस्ट इन दिस जर्नी, जितना हो सके अपने को उतना टेस्ट देना है, जितना हो सके सर अपने को उतना टेस्ट देना है, उतना अपने लिए हेल्पफुल रहने वाला है, उतना अपने लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो सर ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आई हैव जस्ट ट्राइड टू हेल्प यू आउट दैट हाउ यू कैन प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स, हाउ यू कैन रिवाइज द बोथ ग्रुप्स। अगेन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यार, हर स्टूडेंट का एक यूनिक स्ट्रेंथ होता है, हर स्टूडेंट का एक यूनिक वीकनेस होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों आप खुद अपना शेड्यूल बनाएं। अगर आप खुद अपना शेड्यूल बनाते हो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप को अंदर तक जानते हो, यू नो योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बट ये गाइडेंस है ओवरऑल कि यार दिस इज समथिंग यू कैन यूज, दिस इज समथिंग यू कैन डू, है ना, दिस इज समथिंग यू कैन यूज। होता है यार, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि यार खुद से समझ नहीं आता, खुद से प्लानिंग नहीं हो पाती, कोई प्लान करके दे दे, कोई मोटिवेट कर दे तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो आपके लिए ये शेड्यूल है कि यू कैन यूज दिस पार्टिकुलर शेड्यूल, है ना। और आपको लगता है कि यार ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ मेंटरशिप वगैरह की जरूरत है, तो वो भी अपने प्लेटफॉर्म अपना mentor.com में अवेलेबल है, द कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम, इवन दैट इज अवेलेबल। ठीक है जी। एक चीज और एडवाइस करूंगा यार, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो अपना प्रैक्टिकल का, थ्योरी का, तो अगर तुम्हारा एग्जाम अभी नवंबर 23 है तो कोई लंबा चौड़ा क्लासेस लेना मत बैठ जाना, टाइम नहीं होगा इतना। अगर क्लासेस लेना है तो कोई शॉर्ट क्लासेस लेना, कम ड्यूरेशन का क्लासेस लेना, एंड उसके बाद खुद के रिविजन पे फोकस करना। दैट इज गोइंग टू बी द की, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट लॉ के अंदर आपको मैं रिविजनरी वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जिसकी मदद से आप कम समय के अंदर क्या कर सकते हो सर, ऑडिट लॉ रिवाइज कर सकते हो। अपना फास्ट ट्रैक कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल होता है, जहाँ पे कम आवर्स के अंदर पूरा ऑडिट लॉ खत्म हो जाता है। सिमिलरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी आज के टाइम पे आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, कैप्सूल्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट रिविजनरी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो और बाकी अपने सेल्फ स्टडी में टाइम डिवोट कर सकते हो। लंबे क्लासेस में बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा। अगर आपके एग्जाम दूर है, मई 24 है, नवंबर 24 है, मई 25 है, नवंबर 25 है, तो आप क्लासेस में समय लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर नवंबर 23 में एग्जाम्स है तो इतना समय मत लगाइए, इतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आप एकदम रॉक करने वाले हो, एकदम एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो। एंड जो बच्चे अभी डिस्ट्रैक्टेड हुए हुए हैं न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस के चक्कर में, इन डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो भाई, कुछ काम नहीं आना, आने वाले अटेम्प्ट में फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन दैट, बाकी कुछ मत सोचो। एवरी अटेम्प्ट इज प्रीशियस, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट इज प्रीशियस। मेरे साथ आप जुड़े रहो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहो, टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेगुलर बेसिस में स्टडी रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको बहुत सारा प्यार देने वाला हूं और आपको मोटिवेट करने वाला हूं। एंड उम्मीद करते हैं सर आप भी मुझे बहुत सारा प्यार दोगे, आशीर्वाद दोगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए पूरी मेहनत करोगे, शिद्दत के साथ एग्जाम्स दोगे एंड इस बार क्लियर करके ही निकलोगे, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।